अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सबसे पहले हमसाया मुल्क भारत के हवाले से, जहां बीबीसी की जानिब से नरेंद्र मोदी के खिलाफ सच्ची और खरी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उन्हें बेनकाब किया गया। और इस रिपोर्ट को आए हुए चंद दिन नहीं गुजरे कि अब नरेंद्र मोदी की चाणक्य सोच का पर्दा एक बार फिर से चाक हो गया है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को तो बड़ी कामयाबी मिली है कि इंटेलिजेंस इदारों ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। हुआ कुछ यूं है कि भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का एक ड्रामा तैयार किया गया था। ताहम मोदी सरकार के इस नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट अभी लीक हो चुका है और कहानी कुछ इस अंदाज में बनाई गई कि फॉल्स फ्लैग कार्रवाई मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस के जरिए पुंछ सेक्टर में किए जाने का प्लान था। इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर और दो साथी आलम असलम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं। इस मंसूबे के तहत बशीर ने कुछ मकामी अफराद को इस्तेमाल करके जशवाल आज़ाद कश्मीर साइड से बॉम्ब या फिर आईडीज नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करनी है, जबकि 93 ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट के दस्तों को घात लगाकर जाली रिकवरी दिखाना था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का इल्जाम आयद करके एक बार फिर से दुनिया में प्रोपेगेंडा करना था। पहले भी भारत ये सब कुछ कर चुका है और पहले भी नाकाम हो चुका है और इस बार भी ये जो मंसूबा है ये नाकाम हो चुका है। भारत इससे पहले इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि भारतीय फजाइया को पाकिस्तान फजाइया के हाथों मुंह की भी खाना पड़ी। देखा जाए तो भारत के अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं और वजह सिर्फ ये है कि उनकी जो मुदाखलत की पॉलिसीज़ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत अपनी दहशतगर्दी और फॉल्स ऑपरेशंस की जो पॉलिसीज़ है उनको तर्क करे, उस पर एक बार फिर से सोच विचार करे और मकबूजा कश्मीर में अपना गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म करे। तभी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और तभी इस खत्ते में जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तहरीक इंसाफ का मौला जट गिरफ्तार, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है? बहरान पे बहरान, पाकिस्तान IMF को मनाने में नाकाम। वनडे में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार, नजम सेठी तब्दीलियां करने के दर पे। दो मुल्कों में वाक़ मुनफरिद होटल, सर स्विट्जरलैंड में और टांगे फ्रांस में। सबसे पहले सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से गिरफ्तार हुए तो गोया तूफान आ गया, हाहाकार मच गया। रात गए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की अफवाहें तो गर्दिश करती रहीं, लेकिन हमने कल सुबह देखा कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर रवाना हुई तो फारूक हबीब ने टोल प्लाजा के करीब फवाद चौधरी वाली गाड़ी को रोका और पुलिस से तल्ख कलामी करते रहे। शाम को फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से भी सफाया हो गया। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी से बचने के लिए कोशिश तो भरपूर की थी, हर उस जगह के चक्कर काटे से जहां से इस्तीफों की मंजूरी रोक सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद फवाद चौधरी की जानिब से गुस्से में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाद में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की वजह बन गई। अब मुल्क में नए इंतखाबात की तारीखें भी आ चुकी हैं और इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो मौजूद तारीखें हैं और इलेक्शन कमीशन इन तारीखों में दोनों सूबों में ही इंतखाबात के लिए तैयार है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन को अगले 3 माह में 2 बड़े इंतखाबात मुकम्मल करना होंगे। एक कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन है और दूसरा सूबों के आम इंतखाबात हैं और इसके ठीक 3 माह बाद दोबारा से कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों के आम इंतखाबात भी कराना होंगे। हालात कुछ इस तरह से हैं पाकिस्तान के मईशत के, जहां इस माशी कैफियत में 60 से 70 अरब रुपए के इंतखाबी जो अखराजात हैं वो कैसे मुमकिन होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रोज़ हम ये खबरें सुनते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो किस तरह से इतना ज़्यादा जो बजट है वो इंतखाबात पर लगाया जाएगा। तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। कौम को ये कह रहा हूं कि आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मजीद इमरान खान ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये वक्त है आपका कि आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं ये आपको पूरे ईमान से कहता हूं कि जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का।
मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन, कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? आजम स्वाति का क्या कसूर था? क्या उसने कह दिया कि जनाब एक्स आर्मी चीफ ने NRO 2 दे दिया? पंजाब में निगरान सेटअप के बाद सियासी पारा आसमान को छू रहा है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ जारी है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी इस वक्त हो रही हैं। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी की मुलाकात भी इमरान खान से हो चुकी है और अब जो सियासी सूरत हाल डेवलप हुई है, कल से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उस पर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है, मुशावरत की जा रही है, क्योंकि इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पार्टी का लायामल क्या होगा? जमान पाक की जो सिक्योरिटी है वो अली मीन गंडापुर के हवाले कर दी गई है। जो गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हैं उनकी भी मुलाकात भी हुई है इमरान खान से और मुशावरत का सिलसिला इस वक्त जारी है। कल जो वाक़या पेश आया है, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई, वो हमने आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखा। लाहौर कैंट कचहरी में जब उन्हें पेश किया गया, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि जो तमाम 22 करोड़ अवाम हैं उन्हें बगावत करनी चाहिए। सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई, खबरें ये थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थे, सबसे ज़्यादा जो बोल्ड स्टांस रखते हैं वो फवाद चौधरी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, हम पहले ही बहुत आ चुके हैं, मुख्तलिफ, चाहे रूल ऑफ लॉ है, चाहे जमहूरियत है, चाहे मार्शल लॉ है। तो कल एक और अंदाज में पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया और वो ये था कि एक साबिक वजीर है जो कि खुद वकील भी हैं, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई और हथकड़ी लगा के उनको लाहौर की सड़कों पे, लाहौर से इस्लामाबाद तक घुमाया गया। फिर रात जिस तरह उनको अदालत में पेश किया इस्लामाबाद में, जी, तो मुझे एक बतौर पाकिस्तानी के इंतहाई शर्मिंदगी हुई और हमें बाहर से हमारे बच्चे, उनके दोस्त, अब आप फोन करके पूछते रहे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो आपने जो पूछा कि ये सूरत हाल बताइए, तो मैं शर्मिंदगी के अलावा आपको कुछ नहीं बता सकता कि इस 2023 में हम ऐसे रह रहे कि जैसे 19वीं सदी है, जहां पे वजीरों के साथ इतने आला ओहदों पे फायज रहने वालों के साथ भी इस अंदाज में होता है। तो फिर यही वो है जो कि हम खुद बतौर राइटर, बतौर तजिया निगार, और जो कि इमरान खान बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कि एक साबिक वजीर को आप क्रिमिनल के तौर पे उसके साथ सलूक करते हैं कि जैसे वो भाग जाएगा। दर्जनों गाड़ियां और अहलकार उनको पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जी, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जिस किसी ने भी किया, क्या ये उनको एक बदतरीन मिसाल बनाना चाहते थे? अगर बनाना चाहते थे तो फिर इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जब तस्वीरें मुल्क से बाहर जाएंगी तो मुल्क का इमेज क्या बनेगा। पहले ही हमारा मजाक। इम्तियाज साहब, आप नहीं समझते कि कानून तो किसी के लिए भी, कानून किसी के लिए बालातर नहीं है? जिस तरह से फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो सियासी मामलात हैं यहाँ तक पहुँचाने में तहरीक इंसाफ का एक किरदार है, सब पर इल्ज़ामात का सिलसिला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, इदारों की बात करें, निगरान वज़ीर आला पंजाब की बात करें, अब अदलिया को भी ज़ेर ताब लाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से इमरान खान इदारों को प्रेशराइज करते हैं अपनी मर्जी के रिजल्ट लेने के लिए, तो वजीरों को भी चाहिए, मुशीरों को भी चाहिए कि जो अपनी लैंग्वेज है उसका जो इस्तेमाल है वो ध्यान से करें। ये तो आपकी राय है ना, आपने अपनी राय दे दी है। आप मुझसे तजिया पूछ रहे हैं। जी जी, तजिया मेरा फिर ये है कि कोई भी शख्स, कोई भी इदारा तनकीद से बालातर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सियासतदान बेशुमार इस किस्म की बातें करते हैं। अगर इस तरह की होता रहे तो फिर हर सियासतदान के खिलाफ यही गद्दारी के मुकदमे, उसमें गद्दारी का क्या एलिमेंट है जो गद्दारी का मुकदमा बनाया गया है 124 के तहत। तो हमें मीडिया के लोगों को सियासतदानों का, हुकूमतों का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए और उसमें सोचना चाहिए कि अगर एक सियासतदान ने तनकीद की है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ दहशतगर्दी का या गद्दारी का मुकदमा जिस किसी ने भी किया है उसने खुद पाकिस्तान का मजाक उड़वाया है। ये तो बात हुई एक। अब नताइज पे असरअंदाज होने वाली बात है तो वो बस इलेक्शन हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि बाकी जिसने असरअंदाज होना है वो आपको पता है, सबको पता है कौन असरअंदाज होता है। लिहाजा हमें एक मुहज़्ज़ब कौम की तरह अपने
सियासतदानों के साथ, अपने सहाफ़ियों के साथ, तजिया निगार और वकीलों के साथ सलूक करना चाहिए, न कि एक मुजरिमों की तरह। और ये इंतहाई शर्म की बात है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता कि जो कुछ भी हुआ है, आप जो मर्जी इल्ज़ाम लगा लें। और मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, कल वो आबिद शेर अली लगे हुए थे, अजीब किस्म की बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे प्रेस के दौरान। तारण उनके साथ बैठे हुए थे। वो ने उनके नाम रखे, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बात यह है कि आप इस तरह की फजूल किस्म की बातचीत, उनको भी फिर पैमरा वालों ने तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया कि दूसरों को वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं इम्तियाज गुल साहब। माजी में हमने देखा जिस तरह से तलाल चौधरी, निहाल हाशमी पर जिस तरह से कार्रवाई की गई जब उन्होंने अदालत की तौहीन की, तो ये वाकयात बारहा पेश आते हैं। हम इन वाकयात की मजम्मत भी करते हैं, किसी को भी हम ये नहीं कह रहे, किसी की तायद नहीं कर रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में जिस तरह से हमने देखा उस्मान बुज़दार की जहानत और मतानत के हवाले मुल्क के सबसे बड़े सूबे को किया गया था, वो भी एक दौर था, उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी। अगर हर बात पर ये पार्टियां इल्ज़ामात लगाएंगी तो ये तो मसले का हल नहीं होगा। देखिए, आप फिर वही काम कर रहे हैं। आप, मुझे नहीं मालूम कि आप एंकर हैं या आप सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी, तो देखे ना, जब आप कहते हैं कि उस्मान बुज़दार की जहानत और फतानत और पता नहीं क्या कहा, उसका मतलब है आप खुद पार्टी भर के मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी इम्तियाज साहब, बिल्कुल यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब हुकूमत में होते हैं तो रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तब ये कहते हैं कि इदारों पर आप बिल्कुल बात ना करें। हम तो ये स्टांस आपके सामने रख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो कुछ इमरान खान के दौर में हुआ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के तहत जी, या पैमरा ने अगर कोई इकदाम किए हैं, उसमें इमरान खान का इतना कसूर नहीं था, बल्कि काफ़ी हद तक नहीं था जितना उन इदारों का था कि जो नैब को चला रहे थे। उन इदारों का था कि जिन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ पहले भी मुकदमे बनाए हुए थे और जिन्होंने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को फिर दोबारा इक़्तिदार में आने में मदद। ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल इम्तियाज गुल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यही फवाद चौधरी थे, ये डिफेंड करते थे निहाल हाशमी की गिरफ्तारी को और उन तमाम इकदामात को। जब ऑपोजिशन बैठी होती थी और इदारों पर तनकीद करती थी तो आज उन्हें भी उन्हीं हालात का सामना है। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि सियासतदानों की जो आपस की लड़ाइयां हैं वो खुद ही एक पेज पर नहीं है, जिसका खुमियाजा आज वो खुद भुगत रहे हैं। ओ भाई, अगर सियासतदान एक पेज पे होंगे तो वो अपोजिशन कैसे करेंगे? जी ठीक है। दूसरी बात है कि मैंने कोई फवाद चौधरी के माजी के बयानात की कोई हिमायत नहीं की है, ना ही मैंने निहाल हाशमी के उस तर्ज खिताब जो उन्होंने तकरीर जिस अंदाज में की थी, वो पता लग रहा था कि मौला जट के फिल्मों में जो आप देखते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी ने अगर गलत काम किया है तो इसका ये मतलब नहीं है, मतलब माजी में अगर गलत काम किया तो ये नहीं है कि अब अगर उसके खिलाफ साथ ज्यादती हो रही है तो हम उसकी ये कह के करेंगे चूंकि माजी में इन्होंने ऐसे किया था इनके साथ ये हो रहा है। ये तो फिर अगर ऐसे ही होता रहा तो मुल्क तो धंसता चला जाएगा इस दलदल में। फिर यानी दो गलतियां करके आप कुछ उसमें से अच्छा नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल इम्तियाज साहब, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंतकाम की सियासत है, अगर हम पिछले दौर की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अपोजिशन ये कहती थी कि इंतकाम की सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। अभी मौजूदा हुकूमत भी वही गलती दोहरा रही है। मैं तो वही तो कह रहा हूं ना जी कि अगर आप साबका गलतियों को जवाब बना के जिस तरह आप मौजूदा हुकूमत के वज़रा कर रहे हैं जी, और हमारे मीडिया भी कर रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान गंद की इस दलदल से नहीं निकल सकता है। यानी आपका मॉरल ग्राउंड क्या हुआ? आप कहते हैं कि हम बेहतर हैं। अगर आप बेहतर हैं तो फिर आप वो काम नहीं करेंगे जिसका कल आप शिकार हुए थे, जिसकी वजह से आप दूसरी पार्टी की मजम्मत कर रहे थे जी। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा हमें इस मामलात में जाना, सियासतदान है आपस में निपटेंगे। हम तो ये बात करें कि इसमें उसूल कौन से इखलाकी और कानूनी उसूल की पामाली हुई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें किसी फवाद चौधरी की बेइज्जती नहीं हुई है, कल जो कुछ हुआ है उसमें पाकिस्तान की बदनामी हुई है। मैं ये कह, ठीक हो गया इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं जो तमाम इंतखाबात हैं एक ही वक्त पर होने चाहिए? पंजाब और केपी और कौमी असेंबली की जो खाली निशस्तें हैं, या सिर्फ उन्हीं पर इंतखाबात होते देख रहे हैं आप? पता नहीं जी, हमारे जो फैसला साज हैं, असल फैसला साज, उनके जहनों में क्या है। दुनिया भर में साल भर 5-5 साल के दौरान साल में 2-2 इलेक्शन होते रहते हैं जी। सूबाई इंडिया में ऐसे होता है, अमेरिका में सब 4 साल के दौरान 3 दफा इलेक्शन होते हैं। जर्मनी में उनकी जो मकामी जो सूबाई असेंबलियां हैं उनके अलग अलग से इंतखाबात होते रहते हैं। तो ये तो कोई 1997 मालूम नहीं किसने एक अकल दिलाई थी कि शायद
इंतखाबी अखराजात को कम करने के लिए हो रहा है, लेकिन वो अखराजात अभी उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसूलन ये है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाबात से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, लिहाजा इस पुरानी सोच से निकल के लेकिन उन तकाज़ों पे अभी आप समझते हैं जिस मुआशी बहरान का हमें सामना है, 60 से 70 अरब रुपए का खर्चा होगा इन तमाम इंतखाबात पर। हम डिफॉल्ट की तरफ रोज सुनते हैं कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में जिस तरह से पावर ब्रेक डाउन हुआ, अभी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की किल्लत भी हो सकती है। देखें, अगर वाकई हमारी हुक्मरान इस मामले में इतना सिंसियर होते जी, तो ये 2 दिन पहले काबीना का इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया कि 90 अरब रुपए मुख्तलिफ अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स की मद में दिए जाएंगे। ये कल छपी हुई, ठीक है। अगर इतना इनके दिल में दर्द होता तो ये 78 वफाकी वज़रा की टीम ना होती हमारी में। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल है, ऐसे इश्यूज है कि सिर्फ 20-22 अरब 23 अरब रुपए पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है। उसको अगर बहाना बना लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन रिश्वत के तौर पे तरक्याती फंड्स देने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है इम्तियाज साहब, अभी जिस तरह से सिचुएशन हम देख रहे हैं, पंजाब भी इस वक्त बैटल ग्राउंड बना हुआ है और अगले जो इंतखाबात है उसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि जो पंजाब की सियासत है वो बड़ी तेजी से तब्दील होगी, क्योंकि केपी में तो हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है, कंसेसिस के साथ वहां पर वजीर आला, निगरान वजीर आला को भी लगा दिया गया। तो मामलात आप समझ रहे हैं कि सिर्फ पंजाब की हद तक ही ज्यादा मुश्किल हैं? मरियम भी वापस आ रही हैं, नवाज शरीफ के हवाले से भी इतलात हैं कि वो भी वापस आएंगे। देखिए, मरियम सफदर साहिबा वापस आ रही हैं, नवाज शरीफ भी आ जाएंगे, और उससे पहले आपने एक 4-5 दिन पहले एक तस्वीर भी देखी थी मक्का मुकरमा में कि उसके अंदर से कौन कौन निकल रहा था और वो साहब वजीर आला बन गए हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल दरामद हो रहा है, और वो स्क्रिप्ट यही है कि उसको इमरान खान को माइनस करना है हर तरीके से। और अगर उसके जरिए ये लोग पाकिस्तान इस्तेहकाम मुस्तहकम कर सकते हैं, पाकिस्तान में खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो सकता है, तो अल्लाह इनकी मदद करे। हम तो यही कह सकते हैं। उम्मीद है कि फिर ये तमाम जो कुछ हुआ है 70 साल में किसी किसी को भी पाकिस्तानी सियासत से माइनस करना एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो मुमकिन नहीं है, और वो तो ये कह चुके हैं हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं। बस आपने खुद ही कह दिया, एपॉलिटिकल अगर हो चुके होते तो फिर वो साहब साथ में सफर न कर रहे होते जो कि इस वक्त पंजाब के वजीर आला है, मतलब पाकिस्तान की फौज रहा है, वो सरकारी दौरे पे गए, ठीक है। तो वो फिर कई सारी ऐसी बातें, अगर भोलपन इस बात पे अगर एतबार कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रल कोई। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा हैं जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद की सिचुएशन ये है कि ज़मान पाक के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी रश लगा हुआ है, कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, और रात से ही वहाँ पर जो रोड ब्लॉक का सिलसिला है वो भी जारी है। न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर पहुँचे इज़हार यकजहती करने के लिए इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और रात से ही कारकुनान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। फवाद चौधरी को कल लाहौर कैंट कचहरी पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद ले जाया गया। टोल प्लाजा के मनासिर भी हमने देखे थे जब वहाँ पर पहुँचे थे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब, जो कि काफ़ी मज़ाहमत करते दिखाई दी और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से फवाद चौधरी को पुलिस जो है वो इस्लामाबाद ना मुंतकिल कर सके। अभी मनाजिर आप देख रहे हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में ज़मान पाक के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि तमाम PTI रहनुमाओं की जानिब से कॉल दी गई थी कि अवाम बाहर निकले, अपने हक़ के लिए लड़ें। और जो फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया था उस हवाले से भी हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्टेटमेंट जारी की थी कि लोग इस वक्त पहुँचें ज़मान पाक के बाहर इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यकजहती करने के लिए। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। नौजवानों में हम देख रहे हैं कि आजकल बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से रुझान काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। इस हवाले से शाकिर अब्बासी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो पहले देखते हैं।
सेहत और फिटनेस के बारे में अवामी शऊर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जिम जाने का कल्चर भी अब आम हो रहा है। जिम में अब हर उम्र के शहरी मर्द व ख्वातीन जदीद मशीनों पर वजन कम करने के साथ साथ अपनी बॉडी को मजबूत, मतवाजन, तवाना और खूबसूरत बनाने के लिए सख्त तगोदो करते दिखाई देते हैं। मर्दों के साथ साथ ख्वातीन में भी खुद को मुतहर्रिक और जिस्म को बेहतरीन शेप में रखने के लिए जिम आने का शौक तेजी से फरोग पा रहा है। आम तासुर है कि लड़कियां ख्वातीन के लिए मखसूस हेल्थ एंड फिटनेस जिम को तरजीह देती हैं, लेकिन अब मखलूत जिम का कल्चर भी आम हो रहा है, जहां मर्दों ख्वातीन बिला तफरीक के जिन्स एक साथ जिम करते नजर आते हैं। इक्वालिटी का टाइम है ये, गर्ल्स आल्सो इक्वल टू मैन। और दूसरा, आजकल फास्ट फूड ज़्यादा जितना बढ़ गया उतनी ओबेसिटी भी ज़्यादा बढ़ गई है। सो वुमेन आल्सो हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर वेट एंड एवरीथिंग। सो इसलिए आई गेस कि दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर फिटनेस, और वो जिम भी ज्वाइन करती हैं साथ। और आई थिंक को जिम का सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि यू कैन सी अदर पीपल आल्सो डूइंग, कैसे आप अपने जेंडर को नहीं, आप दूसरों को भी देखते हो दे आर प्रैक्टिसिंग, और उस तरह से फिर आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। माजी में नौजवानों में बॉडी बिल्डिंग का शौक उरूज पर रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिटनेस की इस्तिलाह सामने आई, जिसने नौजवान लड़कों में जिम और वर्जिश के कल्चर को यकसर तब्दील कर दिया है। आजकल जो है यंगस्टर्स का ज़्यादा रुझान है इस पे फिटनेस पे, और वो इसलिए है कि वेल बीइंग है अपनी, आपने सेल्फ केयर जब आप करेंगे, स्पेसिफिक गोल नहीं होना चाहिए कि जी मुझे इतनी बॉडी चाहिए, ऐसी फिज़ीक चाहिए। ये लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आपने ये नहीं सोचना कि कब रुकना है मैंने, ये आपकी लाइफस्टाइल में ऐड होना चाहिए, और इससे आपको मेंटल हेल्थ आपकी बहुत बेहतरीन होती है। मैं खुद जो हूँ मीडिया से रिलेटेड हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है सुबह से रात। तो जब मैं ये 1-2 घंटे यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ, तो वो मुझे मेंटल बहुत सपोर्ट मिलती है, और बड़ी मैं फ्रेश रहता हूँ। शहरियों में वर्जिश के बढ़ते हुए शौक और ज़रूरत ने फिटनेस के पेशावर ट्रेनर्स की तलब में भी तेज़ी से इजाफा किया। जिम आने वाले अब पेशावर ट्रेनर्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं, जिससे जिम ट्रेनर भी अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। गैर मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी से पैदा करदा अमराज और सेहत के मसाइल के तदारुक के लिए वर्जिश की अहमियत बढ़ रही है। वर्जिश का मामूल जहाँ अमराज कल्ब, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबितस से बचाता है, वहीं बेचैनी, ज़हनी दबाव जैसे नफ्सियाती आर्जू को दूर करके सेहत को लाहक खतरात को कम करने में मददगार साबित होता है। एक ज़माना था कि जिम में सिर्फ बॉडी बिल्डर्स नज़र आते थे, लेकिन जैसे जैसे सेहत और फिटनेस के हवाले से शऊर बढ़ रहा है, नौजवान लड़के और लड़कियों में जिम जाने का रुझान भी बढ़ रहा है। एक तरफ तो ये एक सेहतमंदाना सरगर्मी है, तो दूसरी तरफ रोज़गार के भी कई मौके पैदा कर रही है। कैमरामैन सदफ मलिक के साथ शाकिर अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतालिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा हैं। इमरान खान के बाद हमने देखा सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टी में वही दिखाई दे रहे थे कुछ दिनों से, और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद आप क्या देख रहे हैं, पार्टी का लायामल क्या है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। फवाद साहब, मैं समझता हूँ कि कल से बड़ी ज्यादती वैसे हुई है, और जिस तरीके से उनको लाहौर से अगवा करके ही लाए हैं, बाद में FIR पेश की और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 बार बुलाया और ये लोग वहाँ नहीं गए। जाहिर कि उस वक्त उनने की जो रिक्वायरमेंट थी वो शायद पूरी नहीं थी, शायद ऑर्डर थे कि उठा के ले आए, फिर बाद में कार्रवाई पूरी करते रहेंगे जी। बड़ा इस पे मुझे एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन, एज अ लॉयर कंसर्न है कि लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान की बहुत सबसे पुरानी कोर्ट है, और उसने जब बुलाया और जब जिस वक्त उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए कि फवाद को आप प्रोड्यूस करें, तो वो सारा नेशनल नेटवर्क पे भी चला। और जब हमारे दूसरे नौजवान रहनुमा फारूक हबीब साहब ने पुलिस को बताया भी कि आपको जो है वो बुलाया जा रहा है, शाम को लाहौर हाई कोर्ट ने जो है जाहिर है टेक्निकलिटीज मेरिट्स की बुनियाद पर कहा कि क्योंकि अब वहाँ प्रोड्यूस हो गए हैं और FIR उधर प्रोड्यूस हो गई है, तो अब हमारे पास इस वक्त हमसे भेजा का केस नहीं रहा। लेकिन पूरा दिन हाई कोर्ट बुलाती रही, ये लोग नहीं आए। तो एक तो जो आईन का और अदालती सिस्टम का मजाक उड़ा है जी, और मैं समझता हूँ कि इस पे मेरी एक
राय है कि इस पे आला अदलिया को जरूर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो तमाम पुलिस अफसरान जिनके नॉलेज में था कि लाहौर हाई कोर्ट आपको यहाँ समन कर रही है और वो उसके बावजूद नहीं गए, तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दूसरा, फवाद साहब ने जो गुफ्तगू की है जिसकी बुनियाद पर इनको लाया गया है जी, उसमें उन्होंने तनकीद की है इलेक्शन कमीशन पे, और उस तनकीद की बुनियाद पर उनको लाया गया है। तो जिस तरीके से इनके साथ रवैया रखा गया और जिस तरह से वो आए हैं, अगर आपने यहाँ बुनियादी सियासी जो राय है, उसका जो हक है राय लेने का, वो अगर आप उसको सलब कर लेंगे, क्योंकि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के मेन स्पोक्स पर्सन है, तो वो तो राय का इजहार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन पे ये सारा कुछ हुआ है, तो उससे लगता ये है कि खुदा न खास्ता आईन खुदा न खास्ता कोई मुअत्तल है। लेकिन अली साहब, आप ये समझते हैं कि जिन अल्फाज का चुनाव किया गया वो ठीक थे, जिन मामलात और ज़बान पर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है? इससे पहले भी हमने देखा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी भी गिरफ्तार हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। अल्फाज की वजह से पहले भी बहुत सारे लोगों को तौहीन अदालत का सामना रहा है। देखिए, एक तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि किसी की तौहीन करनी चाहिए जी, लेकिन वो मामला और था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इशू था, ये इलेक्शन कमीशन का है जी। और जो फवाद साहब ने बात की है वो यही है कि उन्होंने कानूनी चाराजोई की तरफ इंडिया दिया कि अगर हमारे साथ जो है वो कुछ ज्यादती करेगा, तो उन्होंने यही कहा कि उनके खिलाफ जो है फिर वो फेस करेंगे। तो फेस क्या करेंगे? आपने आईन और कानून के मुताबिक ही जाना होता है जी, कोई सरजमीनी बे आईन तो नहीं है। लेकिन इसी तरह की गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं और वो उससे बड़ी सख्त गुफ्तगू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं जी। तो फवाद साहब ने जो बात की वो किसी को धमकी देना उनका कोई गरज नहीं था। वो एक जिम्मेदार आदमी है, खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लेकिन बस किसी को उनकी बात पसंद नहीं आई तो सजा देनी मकसूद थी। ठीक है अली साहब, आप ये समझते हैं कि बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस तरह से देख रहे हैं? यही तासुर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है? हर दौर में जब आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हक की बात करते हैं तो जी, आपको मुखालफत का सामना रहता है। तो इसके लिए तो हम जहनी तौर पे हर तरह से तैयार हैं और आज से नहीं 20-22 साल से तैयार हैं। ठीक है, लेकिन अगर खान साहब गिरफ्तार हो गए, जिस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है, तो फिर पार्टी के मामलात कौन चलाएगा? इस पर पार्टी ने क्या फैसला किया है? खान साहब ने कल खुद स्पीच करते हुए ये बात क्लियरली की है कि आपको बड़ा शौक है तो करें गिरफ्तार, लेकिन गिरफ्तार करने से क्या ही हासिल करेंगे ये कोई मुझे बता सकता है? बाकी तो बड़े लीडर्स हैं, गिरफ्तार भी होते हैं, नहीं भी होते, लेकिन गैर जरूरी और किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि विश लिस्ट है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, उनको जेल में डालें, तो किसी की ख्वाहिश में तो मुल्क नहीं चल सकता कि इनको क्या वो करप्ट है, क्या वो मुल्क दुश्मन है, क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा है। बल्कि वो तो हमेशा अदालतों के सामने पेश होते रहे, जब तक वो जख्म नहीं हुए थे वो तो मैजिस्ट्रेट की अदालत में भी आते रहे। जी ठीक है अली साहब, आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि जो निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मामलात थे वो बड़े पुरसुकून तरीके से तय हो गए, लेकिन पंजाब की सिचुएशन हम बहुत ही मुश्किल देख रहे हैं, बहुत डिफरेंट देख रहे हैं। पंजाब में कंसेंसस नहीं हो सका। आप ये सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ भी ऑपोजिशन में पीडीएम ही थी। खैबर पख्तूनख्वा में शरीफ फैमिली शायद नहीं है, शायद ये वजह। ठीक है, लेकिन आप नहीं ये समझते कि पंजाब और केपी के असेंबलियों की जो तहलील है और कौमी असेंबली से पीटीआई का चले जाना है, ये ही आप लोगों का एक गलत सियासी फैसला था? ये वो तो इलेक्शन फोर्स करने के लिए चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया था। अल्टीमेटली 3-4 महीने बाद वैसे ही तहलील हो जाना था इसको। खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान वज़ीर आला हैं आजम खान साहब, उनका नाम अपोजिशन लीडर दुरानी साहब ने तजवीज़ किया और वो वज़ीर आला महमूद खान साहब को भी एक्सेप्टेबल था। पार्टी से मुशावरत हुई और एक्सेप्ट किया, तो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा खैबर पख्तूनख्वा से आया। बदकिस्मती से पंजाब में एक तो उन दिनों आपने देखा होगा हमजा साहब अब भी शायद नहीं है, तो अपोजिशन लीडर तो मौजूद ही नहीं थे। फिर वहाँ उन्होंने इसको अपनी एक अना का मसला बनाया, लेकिन असल मकसद तो ना आजम खान इम्पोर्टेंट है, ना मोहसिन नकवी साहब जी को लगाया है, ना कोई और। असल में तो इम्पोर्टेंट वो एक ट्रांसपेरेंट और गैर मुतनाज़ा एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराना, वो मुंतहा नजर होना चाहिए। और उसके लिए आपने पंजाब में से किसी जिम्मेदार और ऐसे शख्स को जो सबको एक्सेप्टेबल हो, एक स्ट्रेचर का आदमी हो, गैर मुतनाज़ हो, उसको लगाएं और इलेक्शन कराएं, क्योंकि ये तो कोई मुस्तकिल ओहदा तो है नहीं।
मोहसिन नकवी साहब का किरदार जो है वो मुतनाज़ है, और जब सबसे बड़ी जमात उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि हमें लगता है कि वो हम, और अभी जो इन्होंने किया है सारा आपने देख लिया, एक दिन में क्लियर हो गया, तो इनके नीचे कैसे एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन होंगे। तो ये तो एक बुनियादी जिम्मेदारी है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो ऐसी शख्सियत दे ताकि वो कहते हैं ना कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो आपने अगर एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन करना है और उसके लिए आप मुतनाज़ शख्सियात को लगाएंगे, और जिस तरह 25 मई के वाक़यात में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको फिर की पोजीशंस पे लगाना, तो इससे तो लगता है कि इरादे ठीक नहीं है। ठीक है, अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिस तरह से कल सूरत हाल एक डेवलप हुई, उसके तनाजुर में जिस तरह आप निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी बात कर रहे हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI को, तो इमरान खान को किसी सेफ जगह शिफ्ट किया जाएगा या ज़मान पाक में रहेंगे? नहीं, सेफ जगह क्या है, पूरा मुल्क उनका मुल्क है, और वो अपने घर में ज़मान पार्क में, अगर इस्लामाबाद भी वो रहे और मुश्किल हालात में रहे, वहाँ भी जो है वो सारा फेस कर रहे हैं, कारकुनान उनके साथ है, कोई ऐसा कोई इशू मेरे सामने इंशाल्लाह नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं इस वक्त बहुत ख़राब हैं, हम डेली बेसिस पर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इस पर कोई बातचीत हो रही है, इस पर आप हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, इस पर क्या स्टांस है PTI का? देखिए, वो तो हुकूमत ने सारे दरवाजे खुद बंद कर दिए ना जी। 3-4 मैं आपको मौके गिनवाऊंगा। हमेशा इमरान खान साहब हमारे बारे में ये बात की जाती है कि जनाब ये बात नहीं करते और ये सिर्फ एहतजाज और धरनों की सियासत करते हैं। तो रावलपिंडी लॉन्ग मार्च जिस रात खत्म हुआ, उसी रात इमरान खान साहब ने इंडिया दिया कि आप नए इलेक्शन पे गुफ्तगू स्टार्ट करें। डेट नहीं मांगी कि फलानी तारीख को आप इलेक्शन करें, सिर्फ गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि आप मुज़ाकरात शुरू करें। हुकूमत को उन्होंने दावत दी, तो ये काम हुकूमत का था जो इमरान खान साहब ने किया, नंबर 1। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम दोनों असम्बलियां तहलील कर देंगे। बड़ा मजाक उड़ा, बजाय इसके। ठीक है, अभी हमने कुछ मनाजिर भी देखे ज़मान पाक के बाहर के, जहां पर कंटेनर भी पहुंचाया गया है, तो कोई ऐसा प्लान भी है कि लॉन्ग मार्च की तरफ भी जाया जा सकता है? देखिए, खान साहब की अभी सेहत तो उस तरह से ठीक नहीं है ना कि वो फिजिकली एक्टिव हो। हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोलियां लगी हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये कोई मामूली बात तो नहीं है। इमरान खान साहब सियासत के अलावा भी एक इंटरनेशनल स्टेचर के आदमी है, और उनको अपने मुल्क में एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगना और फिर उनकी तरफ से जो FIR का ना काटना और जिन शख्सियात का उनका नाम उन्होंने लिया, तो ये तो बहुत अलार्मिंग है कि इतनी जिम्मेदार शख्सियात का नाम उसमें आया। तो क्या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी को थ्रेट उन्हीं लोगों से है जो बेसिकली उनकी हिफाजत मामूर से? ये एक सवाल इमरान खान साहब ने बार बार उठाया है। तो ऐसे हालात में इस वक्त जो है एक लॉन्ग मार्च पे निकलना, अगर खान साहब फैसला करते हैं तो कारकुन और अवाम तो तैयार है, लेकिन क्या उनकी जिस्मानी सेहत इस वक्त उसकी इजाजत देगी, वो देखा जाएगा। ठीक है। बाकी इमरान खान साहब के साथ पूरी कौम खड़ी है, और उन्होंने बार बार ये बात की है कि आप जो माजी की गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं, और जो इल्जामात सियासतदानों पे लगे, एस्टेब्लिशमेंट पे लगे, वो सारा ठीक होने का बेहतरीन तरीका ये है कि इलेक्शन हो जी। और जब इलेक्शन होगा तो हम नॉर्मल सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे सब लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी का लायामल क्या होगा? हमने देखा ज़मान पाक के बाहर कंटेनर भी मौजूद है, कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली है कि लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू हो सकता है? देखिए, पहले तो हम उस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि जिस अंदाज में उन्हें गिरफ्तार किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को रौंदा गया, बार बार वो तलब करते रहे और उनको वहां पेश नहीं किया गया, इससे सब लोगों को हैरानी हो रही है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जी। और ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सियासी अंदाज में मुकाबला कर रही है, और हमारी जुस्तजू जारी रहेगी।
ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हमने देखा, अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती रही कि उन पर इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ वो की गई हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि यही गलती मौजूदा हुकूमत भी दोहरा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के दौर में किसी पर सियासी मुकदमा कायम नहीं किया गया था जी। जिन मुकदमों का वो जिक्र करते हैं वो मुकदमे हैं जो नैब के थे, करप्शन केसेस के थे, और वो दोनों जमातें जो आज हलीफ हैं वो एक दूसरे पे करती रही। जो नून पे मुकदमे थे वो बेशतर पीपल्स पार्टी ने बनाए हुए थे, जो पीपल्स पार्टी पे मुकदमे थे उनकी अक्सरियत और बेशतर जो मुकदमात थे वो नून ने बनाए हुए थे। तो वो अपने पुराने मुकदमों को जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को उलझाने के लिए बनाए थे उनमें जकड़े हुए थे, उस पर हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी। ठीक है, लेकिन अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं उसमें आप ये समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं एलानिया तौर पर? यकीनन आप देखें ना, निगरान हुकूमत का रोल क्या है, आइन में उनकी जिम्मेदारी क्या है। उनकी एक नुकाती जिम्मेदारी है, वो है फ्री फेयर इलेक्शन करवाना। क्या वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं? वो तो वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इलेक्शन से फरार हासिल हो। आप देखें कि जब से पंजाब में ये निगरान सेटअप आया है, आप देखें जो तैनातियां हो रही हैं, जो केसेस बन रहे हैं, जो रवैया अपनाया जा रहा है, उसमें तो इलेक्शन की तैयारी कम और इंतकामी कार्रवाइयां ज्यादा दिखाई दे रही है। जी ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी को भी गिरफ्तार किया गया था, उनकी जानिब से भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आई थी, तौहीन अदालत का उन्हें सामना करना पड़ा था। उस टाइम हम देखते थे पीटीआई इन तमाम इकदामात को डिफेंड करती थी। आज पीटीआई उसी विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रही है। ये है, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ कि आप आज की तजावुज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। अगर माजी में कोई चीज दुरुस्त नहीं हुई, क्या हमें आगे बढ़ना है कि उसी चीज में फंसे रहना है? हमें माजी से सीखना है, अपना रास्ता दुरुस्त करना है, या उसी रविश पे चलना है? सवाल ये है आज। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे उस सोशल मीडिया ऐप की जिसने पूरे मुआशरे को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया है और पूरे मुआशरे का इस वक्त जुनून बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की, क्योंकि अचानक से ही कोई वीडियो ट्रेंड करने लगती है या फिर कुछ सेकंड्स की जिस तरह से वीडियो मंजर आम पर आई, लाहौर दा पावा, अख्तर लावा, पार्टी हो रही है, और आयशा वाली वीडियो अगर हम देखते हैं तो ये वीडियोस ट्रेंड करने लग जाती हैं। ये वीडियोस किस तरह से ट्रेंड करती हैं, किस तरह से वायरल होती हैं, तो लोग इसकी तलाश में रहते हैं कि उनकी भी वीडियो वायरल हो, फॉर यू पर आए, उसको लाइक्स मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें। तो फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि यह सब कैसे वायरल होता है। जो टिकटॉक के साबका कुछ मुलाजमीन थे या जो अभी भी टिकटॉक में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि टिकटॉक एक हीटिंग नामी फीचर इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए इन तमाम वीडियोस को सेलेक्ट किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि ये फॉर यू में आए, इनके व्यूज़ बढ़ें, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। और टिकटॉक के अमले ने इस बात की तस्दीक भी की है। साथ ही साथ हीटिंग नामी फीचर को इस्तेमाल करके जो ऐसी वीडियोस हैं उनका इंतखाब किया जाता है जो कि वायरल हो सकती हैं। तो इस तरीक़ेकार के ज़रिए आपको सिर्फ एक अच्छी वीडियो बनानी है और ये उम्मीद रखनी है कि जो आपकी वीडियो है वो इन लोगों को पसंद आ जाए, तो फिर मेरा ख्याल आपको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियोस बनाते रहिए, आपका भी नंबर किसी ना किसी दिन ज़रूर आएगा। टिकटॉक वीडियोस जिस तरह हैं, जिस तरह से लोग इस पर अपना कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, हमने देखा है लोग फिटनेस को लेकर, फूड ब्लॉगिंग को लेकर, मेकअप ट्यूटोरियल को लेकर या व्लॉग्स बनाते हैं। तो वायरल होना है तो आपको ये दुआ करनी चाहिए कि जो टिकटॉक के जो मुलाजमीन हैं उनकी नज़र आप पर पड़ जाए, ये जो हीटिंग फीचर वो इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी तरह से आपका नंबर आ जाए, तो फिर आपकी वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर नजर डालेंगे। बहरान में घिरे वतन अजीज में हर रोज नया बहरान सामने आ रहा है। बिजली ना पानी और गैस पहले ही नापैद, और अब बिजली का ब्रेकडाउन के बाद हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की किल्लत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मामला ठीक नहीं दिखाई दे रहे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 4 दिन कबल स्टेट बैंक को खबरदार किया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने वाली है। तेल दरामद करने के लिए एलसीज नहीं खोली जा रही। पीएसओ का एक ऑयल कार्गो कैंसिल हो चुका है और दूसरे की डिलीवरी 23 जनवरी को मुतवक्के थी, लेकिन उसकी एलसी नहीं खोल सकी। जनवरी में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें लेट हुई और बड़ी तादाद में सनती यूनिट भी बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक भी बरकरार है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का जो पहला दौर था वो बेनतीजा रहा और IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तारीख अभी भी तय नहीं हो सकी। पाकिस्तान की मुआशी टीम IMF के दिल में पाकिस्तान की मजबूरियों और परेशानियों के बावजूद उनके दिल को नरम नहीं कर सकी और कहा यही जा रहा है कि IMF अपने मिशन की पाकिस्तान आमद से कबल ही जो मुतालबात की मंजूरी है वो भी चाहता है, जबकि पाकिस्तान ने 9वें जायजे के तमाम अहदाफ मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई है। वफाकी हुकूमत ने भी बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड का प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए मुआहदे में तयशुदा शराइत पूरी करने पर काम का आगाज भी कर दिया है और अब हुकूमत मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा तो लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। 70 अरब रुपए के लगभग अशिया पर दी जाने वाली जो टैक्स की छूट है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ भी है और अभी मुल्क के मफाद में डॉलर पर आयद कैप यानी फिक्स रेट ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 252 और कीमत फ़रोख्त 255 रुपये हो जाएगी, जबकि क्रेडिट कार्ड्स के लिए डॉलर की सेटलमेंट कीमत 256 रुपये हो जाएगी। इस हवाले से मजीद भी जानते हैं कि मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मईशत, उन्होंने मैं ज्वाइन किया है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। हमारी तमाम तर परेशानियों की अगर हम बात कर लें, डोनर्स कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, IMF का दिल हम अभी भी मोम नहीं कर सके। हालात आपको लग रहा है बेहतरी की तरफ जाएंगे? IMF का मुआहदा जो है वो जल्द से जल्द हो सकेगा दोबारा? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा कहना यह है कि सारा कुछ IMF के खाते में नहीं डालना चाहिए, ये खुद हमारा अपना किया धरा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ जी। हमारा अगर कहूँ कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों में पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है और इसके शवाहिद मौजूद हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बर्बादी में आई गुज़िश्ता 11 महीने में। लेकिन आपके सवाल के जवाब में स्पेसिफिक मैं ये कहूँगा कि एक हिकमत अमली थी कि पाकिस्तानी अवाम पर टैक्सों का बोझ डालने का एक जवाब पैदा किया जाए, रुपए की कदर को गिराने का एक जवाब पैदा किया जाए। इसका खेल शुरू किया था इमरान खान साहब ने, जब उन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर बदल के IMF का नुमाइंदा यहाँ लेके आए और ताकतवर तबकों को नवाजने की पॉलिसी अपनाई, और उसके बाद ये सिलसिला आज तक जारी है। तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि IMF से जो हमने मामला तय किए हैं उनको बार बार तोड़ा गया, लेकिन IMF ने जो हमारे साथ शराइत रखी थी वो दुनिया की तारीख में सबसे सख्त थी और पाकिस्तान की तारीख में सबसे सख्त थी। तो जब हमें ये पता था कि अमेरिका के इशारे पर IMF हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहा है, फिर हमें उनको मुज़ाकरात को लंबा करने की क्या जरूरत थी? अब ये देखिए, इस हुकूमत 2 सितंबर को उन्होंने यहाँ आना था तो आप 1-2 हफ्ते में तय कर लेते। आपने जो मामला तय किए उनको तोड़ा। ये मैं दोबारा कहूंगा कि उनका रवैया दुश्मनों के तरह का था। उनको इशारा दिया गया था कि इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करना है, तो हमें ये चाहिए था कि आज जो मुतालबात मान रहे हैं आप सितंबर में मान लेते। उस वक्त बहुत कम मुतालबात थे उनके। जैसे रुपये की कदर गिरती गई, महंगाई बढ़ती चली गई, अवाम कुचले गए, तो लेकिन हुकूमत को एक जवाब मिल गया कि जनाब अब देखिए हमारे रिजल्ट खत्म हो गए। तो रिजल्ट तो हुकूमत ने खुद गिराए हैं, इमरान खान साहब ने गिराए थे। मैं भी आपको 2-3 शवाहिद बताऊंगा। तो हम हमारा अपना किया जा रहा है, पहले तो हम ये इसको तस्लीम कर लें। ठीक है, लेकिन शायद साहब आपने मुतअद्दिद मरतबा हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का तो कोई खदशा मौजूद नहीं है, लेकिन जो हालात अभी हम देख रहे हैं ये डिफॉल्ट नहीं है तो और क्या है? सनत का पहिया जाम है, महंगाई की एक मजीद नई लहर भी आने वाली है।
देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने बैरूनी कर्जों की जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकें, ड्यू डेट आ जाए और या तो उसे एक्सटेंशन भी ना मिले और आप दे भी नहीं। तो मैंने ये अर्ज किया था और मैं कायम हूं कि आलमी डेफिनेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया है और इंशाल्लाह 2023 में भी नहीं करेगा। हमें अपने मुल्क पर एतमाद रखना चाहिए। हुकूमत की गलतियां हैं, तबाहकारियां हैं, पिछली हुकूमत की गलतियां, मौजूदा हुकूमत की, जरूर उनकी बात करें और उन पर तनकीद भी। अवाम कहाँ जाएगी? इतनी महंगाई हो गई है, अवाम क्या करे? देखिए महंगाई तो अभी बढ़ने वाली है। मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, सवाल ये कि पहला सवाल अवाम की भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि वो ये, आप जब बार बार प्रोग्राम में बता रहे हैं कि वो ये समझे कि महंगाई क्यों आ रही है। भारत में महंगाई है 6%। मैं बहुत देखिए जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको। भारत में महंगाई है 6%, बांग्लादेश में 9% है। तो मेरे मुल्क में 24.5 क्यों है? इस सवाल का जवाब अवाम को भी तो पूछना चाहिए। ये सिर्फ उनका काम यह है कि जिंदाबाद के नारे लगाएं। देखिए हुकूमतें जो हैं, मौजूदा हुकूमत, खासतौर से पिछली हुकूमत, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया और दौलतमंद तबकों को फायदा पहुंचाया दानिस्ता, और अमेरिका और IMF को खुश करने के लिए, चूंकि उनकी मदद से इक़्तिदार को तूल दिया जाता है, वो एक गठजोड़ बना लिया। तो मैं आपको अगर 2-3 बातें बता दूं कि अगर 2020 में, मैं इसलिए बता दूं कि अवाम अगर पिस रहे हैं तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि उनको दानिस्ता मईशत को तबाह किया है। और मसला सिर्फ अवाम के पिसने का नहीं है, मेरे मुल्क की सलामती का भी तो है, मेरे मुल्क की साख का भी तो है ना। तो इन तमाम चीज़ों को हमें बताना होगा मुख्तसरन। देखिए 2020 में आप चले जाइए, जून में हमारा जो तिजारती खसारा था, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क, वो $23 अरब था। 2 वर्षों में इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने शरह सूद को गिरा के स्टेट बैंक के साथ मिलकर साजिश करके ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाया। 2022 में ये हो गया $48 अरब। यानी अगर $25 अरब एक साल में बढ़ जाए तिजारती खसारा, इंपोर्ट को बढ़ा दें, तो आपके मुल्क का हशर क्या होगा? रुपए की कदर नहीं गिरेगी क्या? रिजर्व नहीं गिरेंगे? तो ये तो दानिस्ता किया गया था। फिर 28 फरवरी को जिस वक्त मुआहदा तोड़ा था उन्होंने, इमरान खान साहब ने IMF के साथ, 1 महीने में, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीने में मेरे मुल्क के रिजर्व $5 अरब गिर गए। करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरी है, आपने गिरा दिए $5 अरब। उसके बाद ये हुकूमत आई, इनके दौर में 9.5 महीने में कोई $7 अरब गिरे। तो अब ये $12 अरब जब आपके गिर गए, बाहर से पैसा नहीं आ रहा, IMF के साथ आप मामला तय नहीं कर रहे बल्कि उनके साथ मामला को तोड़ रहे हैं, तो इन तमाम चीजों का नतीजा ये निकला कि महंगाई हमारी बढ़ी, रिजर्व हमारे गिरे और बैरूनी सरमायाकारी गिरी, रेमिटेंसेस गिरी, बरामदात गिरी, अवाम कुछ ले जा रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता मुझे नजर आ रहा है कि अभी महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि हम इस पोजीशन में ले आए। एक जुमला मैं आपको बता दूं, अभी आपने देखिए शाह साहब, एक वक्त था जब हमारे सियासतदान ये झूठे दावे करते थे कि IMF से जान छुड़ानी है, और अब हम ये देख रहे हैं वक्त आया जब IMF को हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुआहदे की भीख मांग रहे हैं, और अभी भी सिचुएशन तो इसी तरह से नजर आ रही है कि हमें 2 से 3 प्रोग्राम्स और लेने पड़ेंगे। देखिए मैं आपसे बता दूं, 23 प्रोग्राम हम ले चुके हैं जी, ठीक है। 1958 के बाद से अब तक इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि जी अगर मुझे बाहर से कर्जा लेना पड़ा तो मैं खुदकशी कर लूंगा, फिर उन्होंने कहा था कि ये आखिरी प्रोग्राम है। आज उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इख्तियार में आया तो मैं IMF के पास जाऊंगा। देखिए पहले हम समझ लें क्या है। पहले आप ये तो बता दूं कि IMF आपको प्रोग्राम से बाहर निकलने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर IMF ने कर्जा नहीं दिया तो क्या होगा। वो आपको कर्जा देंगे, वो फंसाना चाहते हैं। मेरे पास सबूत है कि फंसाना चाहते। अमेरिका आपको IMF के प्रोग्राम से निकलने नहीं देगा और पाकिस्तान की हुकूमतें IMF से निकलने नहीं देंगी, क्योंकि उसकी आड़ में अवाम पे जो टैक्सों का बोझ डाला जाता है, बिजली के नर्ख बढ़ाए जाते हैं, वो सारा IMF के खाते में चला जाता है। और अमेरिका ये चाहता है कि IMF के आप प्रोग्राम में रहें ताकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर सके, आगे चल के इसकी जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सके। तो एक मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ है, हम उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको अगर 2 मिनट में पहले एक बात बता दूं, इसका वाहिद हल क्या है, क्योंकि अगर आप आवाम को भी तो समझना होगा कि वाहिद हल एक ही है, इसके अलावा जितने हल हैं वो झूठे हैं। वाहिद हल ये है, अगले 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, जिसमें फौज के नुमाइंदे भी होंगे और हुकूमत के नुमाइंदे भी होंगे, लेकिन उसमें तमाम पार्टियों को कहा जाए कि आपने आना है, आपने उस प्रोग्राम में आना है। जिनकी कौमी असेंबली में 1 से ज्यादा नशिस्तें वो आ जाए, वहां पर उनसे ये कहा जाए कोई डिस्कशन की बात नहीं है। अब जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, 3 बड़ी पार्टियां,
उनके जो टैक्सों का मंशूर है वो ये है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जीएसटी को फिर 17 से 5% ले आएंगे, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनसे पैसा लिया जाएगा, तो 7,000 अरब रुपए ज्यादा मिलेगा, लेकिन आवाम पे बोझ कम होगा जीएसटी का। और इसी तरीके से तालीम और सेहत का। तो ये जो आप उनसे दस्तखत कराएं हलफनामे के ऊपर, और हलफनामे पे ये होगा कि कोई भी इख्तियार में आए, ये उन तीनों पार्टियों के मंशूर का मुत्तफ़क़ा नुकात है जिस पर वो अमल नहीं करते, और यही हमारी तबाही है। टैक्सों का और तवानाई के हलफनामा लिया जाए, उसके बाद एक कानून साजी कर दी जाए कि ये हलफनामा इनसे लिया गया है, कोई भी हुकूमत आए अगर वो उस पर अमल नहीं करती तो। डॉक्टर साहब, इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक भी हमारी मदद नहीं कर रहे। कितनी देर तक मदद करेंगे, क्योंकि हमारी हालत भी एक ऐसे फर्ज जैसी हो चुकी है, जो उधार लेता है फिर उसे गलत जगहों पर खर्च कर देता है। सऊदी अरब भी हम देख रहे हैं कि अब टैक्स इस्लाहात का ऑफिशियली कहने पर गौर कर रहा है। नहीं, देखिए बात ये थी कि सऊदी अरब ने लिख के दिया हुआ है आईएमएफ को हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, और वो दे देंगे मैं आपको। इसलिए देखिए दुनिया का जो इस वक्त पॉलिटिक्स है उसमें वो पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे, मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। अब तो सऊदी अरब ने तो ये कहा है कि जब मैं अपने मुल्क के शहरियों से टैक्स लेता हूँ तो आप क्यों नहीं लेते। वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम टैक्स नहीं लेना चाहते, मैं वही बात, सऊदी अरब ने भी यही कहा। तो मैं जो बात आपसे कर रहा था कि पहले वो हलफनामा लें, उसके बाद कानून साजी करें ताकि कोई पलट, और उसके बाद जब भी इलेक्शन हो, जब भी हो, तो जब कोई पार्टी सियासी पार्टी को नॉमिनेट करती है तो वो आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है उसमें एक हलफनामा इलेक्शन कमीशन डाले कि मैं इस पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ रहा हूँ, अगर हमारी पार्टी इख्तियार में आई तो हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, जनरल सेल्स टैक्स जिससे महंगाई बढ़ती है कम करेंगे, पेट्रोल लेवी खत्म करेंगे ताकि बिजली पेट्रोल गैस के नर्ख कम हो, तालीम का बजट इन तीनों का मुत्तफक है कम से कम 7.5% यानी दुगना वो करेंगे। तो ये वो चीजें हैं, अगर ये कर लेते हैं आप तो पाकिस्तान की भविष्य बेहतर होगी, और अगर नहीं करते तो 25 साल से मैं देख रहा हूं जो मायदे 25 साल पे वायदे हम कर रहे थे वही आज कर रहे हैं, और मईशत गिरती चली जाएगी। आवाम को भी ये समझना होगा कि अगर हुकूमत नहीं कर रही तो मीडिया आवाम को एजुकेट करे, आवाम ये मुतालबा करें कि जनाब ये महंगाई बढ़ रही है, अगर आप ये हलफनामा नहीं आज लेते तो फिर महंगाई को रोक नहीं सकता। मेरे ख्याल से अभी 25% है, अब ये जून तक 32% या उससे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी जो डॉलर की कंडीशन है, डॉलर को मार्केट बेस पर सेट करना, ये आप समझते हैं आवाम के लिए फायदेमंद है? और ये भी बताएं कि डॉलर को इस वक्त जो मसनूई तरीके से किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए बात ये थी, डॉलर को गिराया गया है हुकूमत और स्टेट बैंक ने, इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। 177 रुपए था 28 फरवरी को जब इमरान खान साहब ने माहिदा तोड़ा था। उसके बाद जो है अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये कहा कि इस डॉलर की स्मगलिंग रोकी जाएगी, हुंडे हवाले का कारोबार रोका जाएगा। अरे भाई ये तो हम अप्रैल से कह रहे हैं, तो क्या स्मगलिंग को रोकने के ये दानिस्ता गिराया गया है, इसके लिए कौमी सलामती की क्या जरूरत थी? फिर एक कैप लगा दिया गया, और कैप लगाने के बाद जो है वो उसको वापस लेने की बात की गई। अब इनकी कोशिश यही है कि आईएमएफ ने ये मुतालबा करके रखा था कि जब आपकी मईशत गिरती है और उसके मुताबिक रुपए की कदर गिरती है तो आप गिराएं, उसको मसनूई तरीके से ना करें। तो लेकिन हमने जानबूझ के अपने रुपए की कदर को गिराई, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया। मैंने आपके प्रोग्राम में 1 दर्जन मरतबा कहा है कि ये गिराया गया है, और अभी तक स्टेट बैंक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, न बैंकों के खिलाफ, न एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ, न सट्टेबाजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बार बार कहते हैं एक्शन नहीं लेंगे, तो ये आप दानिस्ता गिरा रहे हैं, और ये भूल रहे हैं कि जब रुपए की कदर गिरती है तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट, बसों के किराए, हर चीज महंगी होती है, आपके तमाम इंपोर्ट चीज महंगी होती है। तो हमने एक साजिश के तहत रुपए को गिराया है, कभी कैप लगाया, कभी एक मुतवाजी मार्केट जो दुनिया में, पाकिस्तान में कभी नहीं थी, वो हुंडी हवाले की, उस पर रेट आजकल चल रहा है 265। इस मुश्किल सिचुएशन से निकलना है, इससे बचना है, हुकूमत को क्या करना होगा? क्योंकि हम देखते हैं ये कफायतशार कमेटियां बनाई जाती हैं, ये हुकूमत के जो अखराजात हैं ये कम करना, ये तो कभी भी नहीं हुआ। और अगर असल मामला भी कुछ हुआ है कि जो पीडीएम है और तहरीक इंसाफ की सियासी लड़ाई है, ये पाकिस्तान को उस हद तक नुकसान दे रही है, और खुद खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी, एक नया बहरान पैदा किया। देखिए बात ये थी कि पहले तो मेरा एक सवाल है कि जब एक मुल्क घर का अगर मुल्क बहरान में है, और वो खुद इमरान खान साहब कहते हैं जी दिवालिया होने वाला है, तो कुछ शर्म आनी चाहिए, अपने मुल्क को दिवालिया कह रहे हैं। लेकिन अगर ये तबाही बर्बादी की तरफ था तो हुकूमत से ये बात करते कि जी हम 2 महीनों के लिए अपनी लड़ाई बंद करते हैं, आइए हम बैठ के बात करें इस मुल्क को कैसे बचाना है। लेकिन जब तबाही बर्बादी हो रही थी तो उन्होंने एक धक्का और दिया, असम्बलियां तोड़ दो, इलेक्शन कराओ। अरे भाई इलेक्शन को आप कानून वक्त से पहले जब आप कराएंगे, आप वक्त कराते हैं, जब कोई रिजल्ट नहीं मानता तो इख्तिदार के लिए, मेरा जुमला सुन लीजिए, इख्तिदार के लिए
आप मुल्क को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले माफी जुर्म है। अपने इख्तियार के लिए जो भी हुकूमत करे, जो भी पार्टी करे, अपने इख्तियार के लिए सियासी पार्टियां एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। चेंज करने की जरूरत है। हमारे मिनिस्टर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन डॉलर डीलर एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब ने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फिक्स रेट खत्म करने से मार्केट पर क्या फर्क पड़ेगा? इससे आपको लगता है डॉलर का रेट नीचे आएगा? इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं, डॉलर का रेट अभी तो नीचे नहीं, अभी तो बढ़ेगा लेकिन बाद में नीचे आएगा, क्योंकि सप्लाई रुकी पड़ी है, ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी है और सारा डॉलर उस मार्केट में जा रहा है, चाहे हवाले से जाए चाहे यहाँ से जाए। उस मार्केट को हमने खत्म करना है जो पाकिस्तान की तबाही का गड़ा साबित हो रहा है। पाकिस्तान के आप देखें जब से ब्लैक मार्केट वजूद में आई है और हम डॉलर की बराबर इंडेक्स हमारी 1 अरब डॉलर कम हो गई है, एक्सपोर्ट हमारी 1 अरब डॉलर कम हो गई है, क्योंकि उनका रेट 20 से 30 रुपए ज्यादा है इंटरबैंक से। तो इसको हमने मद्देनजर रखते हुए हमने कैप इस उम्मीद पे लगाया था कि हम सस्ता डॉलर लेके सस्ता लोगों को फराहम करेंगे, लेकिन इन उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि आवाम जो है वो ब्लैक मार्केट में बेच रही है, खरीदने हमारे पास आ रही है। तो हमारी एक तो ये चीज को लोगों को हमने बड़ी अपीलें भी की, वास्ते भी दी है, लेकिन सारे बेकार साबित हुए। लोग कहते हैं जब डॉलर मार्केट का रेट ये और आप हमें कम देते हैं, हमारे साथ बल्कि लड़ाई भी करते हैं, बल्कि हमें तो चोर और डाकू को भी खिताब देते हैं। और बेचने वाले और खरीदने वाले को कहते हैं कि हमारे पास आप 5,000 मांगने आते हैं, हम कह रहे हैं भाई 5 से ले लो, इस वक्त मुल्क को डॉलर की शॉर्टेज है। तो वो कहते हैं जी आप ब्लैक कह रहे हैं। ये सारे बदनामी हमारे जिम्मे आ रही थी, हमारे कालक मची जा रही थी, जबकि इसमें सारा किया दरा हुकूमत की पॉलिसियों का था। तो इस चीज को नजर रखते हुए हमने कहा कि इससे पहले कि मार्केट हमारे हाथ से निकल जाए, हमें गैप हटाया है और अल्लाह का शुक्र है हम इसमें इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। आवाम का तामन में हमने जब वही रेट देंगे जो ब्लैक वाले दे रहे हैं, तो हमारे पास जब सप्लाई होगी तो हम डॉलर बेचने के भी काबिल होंगे और हुकूमत को भी देने के काबिल होंगे। क्यों जब तक फ्री मार्केट का रेट और इंटरबैंक का रेट नैरो नहीं होगा, उस वक्त तक ऑफिशियल चैनल में डॉलर नहीं आएंगे और हमारे मार्केट ड्राई होगी। इस वक्त हमारे 3 अरब डॉलर। लेकिन मलिक साहब अभी जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है डॉलर का जो रेट है वो कहां तक जाएगा? हफीज पाशा साहब ने फिक्स रेट खत्म होने से पहले ये कहा था कि फिक्स रेट जब खत्म होगा तो डॉलर 295 तक जाएगा। नहीं, 295 तो इतना जो खैर बरस नहीं होगा, अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए, लेकिन जो फ्री मार्केट का और इंटरबैंक का रेट है इसको नैरो करने और इसके लिए जरूरी है कि इस वक्त हालात को मद्देनजर रखते हुए इंटरबैंक में भी रेट बढ़ाया जाए और हम भी रेट जो है मार्केट को फॉलो करते हुए ब्लैक मार्केट का मुकाबला करने के लिए उसके मुकाबले में हम डॉलर लेके जरूर जाएंगे, ताकि हमें वहां से सप्लाई मिले और लोग ब्लैक मार्केट की बजाय ऑफिशियल मार्केट में डॉलर देने आए। यही इस वक्त डिमांड और सप्लाई का मतलब ही यही होता है। इस वक्त मुल्क को बचाना है और मुल्क को बचाने के यही तरीके है कि हमें मार्केट का रेट जो ओपन मार्केट का रेट है वो ऑफर करें ताकि लोग हमें देने आए, ब्लैक मार्केट बने जाए। तो जो अगले आने वाले 1-2 हफ्ते हैं उनमें आपको लग रहा है डॉलर का रेट मजीद ऊपर जाएगा? जी बिल्कुल, हमारी पेमेंट भी काफी है, गैप भी बढ़ रहा है, ट्रेड सारा भी बढ़ रहा है। डॉलर का फिलहाल रेट जो ऐसे ही लग रहा है कि एक दफा ऊपर जरूर जाएगा लेकिन फिर वापस भी आएगा। लेकिन आपको अभी लग रहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके बाद ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी, मार्केट में जो बेयकीनी है वो खत्म होगी? बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, जब आपके पास डॉलर के सोर्स ही नहीं रहेगा, डॉलर आपको कोई देने ही नहीं आएगा, तो आप कैसे अपने रिजर्व बढ़ाएंगे, कैसे अपने पेमेंट करेंगे? डॉलर आपको लोग देंगे तो आप डॉलर का अब देने का यही तरीका है कि उनको मार्केट का रेट दिया जाए ताकि वो हमें डॉलर दें, अपनी रिजर्व बढ़ाएं और हम जो है पाकिस्तान के रिजर्व बढ़े। और अगर आपने यही आंखें बिल्ली की तरह कबूतर की तरह बंद कर लेंगी, खुद देने को नहीं, वो कहते हैं रेट हमें दे मार्केट का, तो फिर हम आपको देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन डॉलर डीलर एसोसिएशन मलिक बोस्तान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां अच्छी खबर यह है कि नई वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने सबको ही पीछे छोड़ दिया है। दूसरी जानिब अगर बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी और मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से, तो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने हारून रशीद को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया है और अभी बोर्ड मजीद तब्दीलियों से भी गुजर रहा है और हो सकता है कि जो मीडिया हेड हैं अमजद भट्टी साहब, उनकी वापसी भी हो जाए, जिसका सिग्नल भी नजम सेठी साहब ने दे दिया है। इसके अलावा फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को कौमी टीम में वापसी के इशारे भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता भी कर लिया है और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक बार फिर से बहाल होने जा रही है। तो बहुत सी अच्छी खबरें हैं। साथ ही साथ पीएसएल के हवाले से भी बातें शुरू हो चुकी हैं। 13 फरवरी से पीएसएल का मेला शुरू होने जा रहा है और इस हवाले से बहुत जोशो खरोश हमेशा से ही पाया जाता है। इस हवाले से पीएसएल में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी बीपीएल से वापस बुला लिया गया है। सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। अवैस, आप ये बताइएगा कि हारून रशीद को पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? जो तब्दीलियां हो रही हैं विद इन द बोर्ड, वो कितनी पॉजिटिव हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, एक अच्छी बात है क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी कुछ चेंजेस क्रिकेट बोर्ड के अंदर आई हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और स्पेसिफिकली डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं जो बेचारे एक्स क्रिकेटर्स थे या जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो आउट ऑफ जॉब हो गए थे, जो हालात चलते रहे पीछे। पर आपको पता है कि पिछली जो टेन्योर के अंदर कोशिश की गई कि थोड़ी टीम्स की करवाएं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि अगर आप उसको लेवल को ऑस्ट्रेलिया लेवल को कम्पीट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बहुत से डिफरेंसेस हैं, बहुत से मामला हैं जो पहले आपको ग्रास रूट लेवल पे करने पड़ते हैं, तब जाके आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करते हो। लेकिन अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट यहाँ रिवाइव हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो चैलेंज फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे है। क्योंकि देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट भी आप रिवाइव कर रहे हो, सारे मामला स्लो एंड स्टडी आपकी जगह पे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे ओवरऑल देखें तो जो हमने अनफॉर्चुनेटली अपने स्ट्रक्चर्स पे काम नहीं किया। आपके पास आज देखें दुक्का गिने हुए स्टेडियम्स है। मैं कल कंपेयर कर रहा था, अगर आप कल इंडिया ने आई गेस 50वां स्टेडियम जोन सा है उसका कल इफ्तिताह किया, तो हेल ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंस है। यहाँ पर चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन अच्छी मैं कहता हूँ कि एक जो सीध आपकी उस पे क्रिकेट जा रही है, अल्लाह करे कि हम लोग कामयाब भी हों, क्योंकि आपको पता है बैक टू बैक बड़े टूर्नामेंट्स भी हैं इस साल। एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, प्रेशर भी है आपके ऊपर, आपने परफॉर्म भी करना है यहाँ पर। फिर आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज से आपकी टीम अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पीछे पैक्ट होके लड़के आते रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बात आपके क्रिकेट अपना प्लेटफॉर्म से भी सवाल हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करता हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान क्रिकेट ए के टूर्स और पाकिस्तान अंडर 19 के टूर्स नहीं स्टार्ट करेंगे, आपको बैकअप प्लेयर्स का इशू रहेगा, जो आपको आज भी नजर आता है। वो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात करें, वो भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हम इसको स्पीड अप करवा सके, हम कर रहे हैं। साथ में आपको पता है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो वुमेन्स क्रिकेट है उसकी हालत देख लें, आपके सामने है कि लड़कियां जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, आपके पास कोई परफॉर्मर ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप व्हाइट वॉश वनडे सीरीज में भी और T20 सीरीज में आप बात करें, आप पहला T20 मैच हार गए, जो हालात वहां पर है क्योंकि आपके पास बैकअप प्लेयर्स आते नहीं है आपके पास, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट मौजूद नहीं है ना अपना। आपके पास पाकिस्तान वुमेन्स के जो हैं वो टूर्स आपके पास हैं कोई नहीं। लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में कोई भी दूसरा ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसको इतनी अहमियत दी जाती हो, जिसको लोग इतना पसंद करते हो, और कोई भी ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिस पर इतना पैसा लगाया जाता हो, फिर भी जितने मसलों की निशानदेही आप कर रहे हैं वो आज भी मौजूद हैं? 74-75 साल बाद भी हम देख रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं क्या? देखिए, वही तो इशू मैंने आपको बात बताई ना, अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के साथ तो हेल ऑफ अ डिफरेंस है। जरूर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पाकिस्तान ने अपनी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अपना आपको प्रोड्यूस लड़के भी करके दिए, लेकिन जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, आपको याद हो थोड़े से पहले आप चले जाएं तो बात होती थी कि पाकिस्तान में स्कूल क्रिकेट जब होती थी तो आपको वो 100 की तादाद में बच्चे नजर आते थे, बल्कि हजारों की तादाद में आपको क्राउड नजर आता था मैच देखने के लिए। आज वो किधर है आपकी, खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, इंटेग्रल अपना, क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स मैं कहता हूं कि है, इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। मुझे आज तक इस चीज की समझ नहीं आई कि भाई जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो अपना लोकल बॉडीज है उनको आप बिठा के ये बात क्यों नहीं आप करवा सकते कि यार स्पोर्ट्स मस्ट है, स्कूल क्रिकेट हो चाहे स्कूल फुटबॉल हो, वो जरूरी है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं अनफॉर्चुनेटली ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, दूसरे जो मामला है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो उनसे वो खराब हो रहे हैं, स्पोर्ट्स से दूर है ना। वो वक्त था, मैं 90s की पैदाइश हूं, मुझे आज भी याद है कि हमारे माँ बाप कान पकड़ के तो अंदर घर में लेके आते थे कि अल्लाह का वास्ता बैठ जाओ। वो उल्टा सिस्टम चुका कि हम बच्चों को कहते हैं अल्लाह का वास्ता बाहर चले जाओ, पड़ता है, एक्टिविटी कर लो।
ठीक है अवैस, अभी हम देख रहे हैं कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो भी एक इशू बना हुआ है या उसको इशू बनाया जा रहा है। मुस्तकबिल में आप ये देख रहे हैं कि हर फॉर्मेट का जो कप्तान है वो अलग होगा, अलग होना चाहिए, उसके कुछ बेनिफिट होंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि इस वक्त तो आपको शायद कप्तानी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि आपके 2 बड़े टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं, आपको पता है एशिया कप भी है, फिर वर्ल्ड कप भी ऑनलाइन है, तो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर देखें कप्तानी में ऑब्वियसली मैं खुद भी इस फेवर में था कि बाबर आजम को शायद अगर कप्तानी से हटाया जाता तो एक रिलैक्स पोजीशन में वो आ जाते, जो अपनी वो बैटिंग करते हैं वो ज्यादा फोकस कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा आपके पास सबूत ये देखें ना, कल आईसीसी ने अपनी वनडे टीम जो सी ऑफ द ईयर उसका अनाउंसमेंट की तो बाबर आजम उसके कप्तान मुकर्रर हुए थे, तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग मैं कहता हूँ यहाँ पर। आगे फिर आप दूसरा देखें ना कि कौन आपकी टीम में जो कप्तान बन सकता है, ये बहुत सा बड़ा सवाल है जो सबसे मैं पूछता भी हूँ कि किसकी आप सेकंड चॉइस आप कहते हो कि जी शान मसूद है या दूसरा लड़का, आप उसको प्रेशर सिचुएशन में ही लाना चाहोगे, क्योंकि पाकिस्तान की कप्तानी को इतनी आसान चीज नहीं होती, और इतना जब प्रेशर सिचुएशन है आपके ऊपर, आपके लड़के को बैकअप करना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वैसे आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ही फोकस है, हम मैच नहीं जीत पाते बाबर की वजह से? देखिए ये चीज तो देखिए आपने अच्छा एक पॉइंट रेज किया, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की पूरी बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो रिजवान और बाबर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो सेमनेस आपको नजर आती है। आपने देखा होगा वो स्ट्रोक प्लेयर्स नहीं है, वो कोशिश करते हैं कि हम लोग गैप में अपना खेलें, हम लोग जो सा ज्यादा टाइम विकेट के ऊपर स्पेंड करें। इशू आपकी टीम में याद है जो आपको बेसिकली जो पावर हिटर्स चाहिए, जो मिडिल ऑर्डर के अंदर, जो कि आपका अगर 7 या 8 रन पर ओवर चल रहे तो उसको पाइल अप करके 11-12 रन पर लेके जाए, वो आपके पास मिसिंग है यहाँ पर लड़के। आपके पास 5वें-6वें नंबर पर लड़के ऐसे मौजूद नहीं है जो कि स्टोनिस जैसा या सूर्या कुमार यादव हो गए, या जो दूसरे जैसे आप स्टोक्स की बात कर लो, उन जैसे लड़के आपके पास नहीं है। लड़के आपके पास है, सिर्फ मसला ये होता है कि आप उनको मौका नहीं देते। मैंने जो आपसे पहले ही बात की कि अनफॉर्चुनेट है, जब तक लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट से आप उठाते हो जिसका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है, लेकिन वो बेचारा इतना यूज्ड टू ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के, क्योंकि उसने जो एक पाकिस्तान ए जो जहां से लड़का ग्रूम होकर पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में आता है, उसका टूर ही नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपके सामने टेस्ट टीम के अंदर आप देखें, अली को आप लेके आए, लड़के को, अली ने क्या परफॉर्मेंस दी है। उसने बेचारे ने 11 खिलाड़ियों को आउट किया था मुल्तान स्टेडियम में, वहां पर ग्रास मौजूद था विकेट पे, उसने परफॉर्म किया। जब आप उसको लेके आए सीरीज के लिए तो वहां पर ग्रास बिल्कुल आपने शेप कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठप होकर रहेगी। तो ये जो चीजें स्लो एंड स्टडी, मैंने आपको कहा ना कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या जो ग्रास रूट लेवल है उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन वैसे पहले हम देख रहे थे बैटिंग जो थी मुसलसल मसाइल का शिकार थी, और अभी हम देख रहे हैं बॉलिंग में भी गुज़श्ता 3-4 सीरीज से काफी मुश्किलात हैं, खासतौर पर अगर इंजरीज की बात करें। देखिए मसला सारा ये है कि आपकी बॉलिंग यूनिट तो आपको पता है जबरदस्त परफॉर्म करे, सिर्फ अनफॉर्चुनेट है इंजरी इसलिए क्योंकि इतनी क्रिकेट एक्सेसिव हो चुकी है। आपके सामने की बात है, जैसे अभी विंटर में बात कर रहे थे, बीपीएल से प्लेयर्स को वापस बुलाया गया कि ताकि आप टीम के साथ जेलअप हो सके। इतनी ज्यादा क्रिकेट है आपकी डोमेस्टिक की, पहले तो थोड़े गिने चुने अपना लीग्स होती थी दुनिया की, अब आपको पता है नॉन टेस्ट नेशंस ने भी लीग स्टार्ट कर दी है। मैं यही तो कल भी, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड है, चाहे आईसीसी है, उसको कहीं ना कहीं इस चीज को अब स्टेप लेना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कैलेंडर आपका डिस्टर्ब हो रहा है। और डिफरेंट आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो ग्राउंड है उसका एटमोसफियर डिफरेंट होता है, कहीं ग्राउंड नरम होते हैं, कहीं अपना ग्राउंड हार्ड होता है। फास्ट बॉलर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं कहता हूं कि हर फॉर्मेट खेलना भी उसके लिए मुश्किल होता है। देखिए लोग क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, चाहे वो आमिर की बात करें, चाहे जिस मर्जी की बात करें कि जी लड़का टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल रहा। भाई बॉलर को स्पेसिफिकली उसको अपनी बॉडी का पता होता है कि मेरी बॉडी इतना प्रेशर नहीं सस्टेन कर पा रही, मैं अपना लिमिटेड फॉर्मेट्स के लिए मतलब ठीक हूं, मुझे लिमिटेड फॉर्मेट्स खेलने, और आपको उसको लिमिटेड फॉर्मेट्स पे ही रखना चाहिए। अगर आप जोर जबरदस्ती करके उसको आप बड़े फॉर्मेट्स की तरफ भी लेके जाओगे, फिर उसको रेगुलर मैचेस हर मैच खिलाओगे, वो ब्रेक डाउन होगा। आपके पास बैकअप तो है नहीं, जैसे मैंने आपको बात की। देखिए नसीम शाह अफरीदी आज आपके सामने की बात, अल्लाह करे वो फिट हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए। मैं इस चीज का भी थोड़ा बहुत मुझे परेशानी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लाहौर कलंदर के जरूर वो आइकॉन प्लेयर है, कप्तान है, लेकिन आपको बड़ा उनको वेट लोड मैनेजमेंट बड़े तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो ब्रेक डाउन होते हैं, आप वर्ल्ड कप इसलिए हारे थे क्योंकि जब शाह अफरीदी ब्रेक डाउन हुए, इंग्लैंड ने प्रेशर उनके ऊपर रिलीज हुआ, वो आपके ऊपर हावी वो मैच जीते। तो ये चीजें थोड़ी बहुत मैं कहता हूं कि आपको प्रेशर के ऊपर और खास करके वर्कलोड मैनेजमेंट वो बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अब ऐसे डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने से भी हमने देखा बहुत से खिलाड़ी माली मुश्किलात का शिकार हुए, और जिस तरह से आपकी बात कर रहे थे कि बैकअप हमारे पास नहीं था, तो यकीनी तौर पर डिपार्टमेंट क्रिकेट भी जब होती थी तो एक बैकअप जरूर मौजूद होता था। अब डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है उसकी बहाली की वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ मामला ठीक होंगे, कितना फायदेमंद होगा ये? देखिए ऑब्वियसली आपके मामलात क्योंकि ठीक होंगे, जैसे आप देखें ना, मैं आपसे भी सवाल इसी चीज पे करूंगा, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप आपका होता है या अंडर 19 फीमेल क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है,
वो लड़कियां लड़के बेचारे कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान ए के टूर्स तो आपके होते नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी खत्म हो चुकी थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट वो जो परफॉर्म करके ऊपर आते थे। जब कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है, जहाँ एक्सेसिव क्रिकेट की बात होती है, जहाँ पर मैचेस हो रहे होते हैं, सारे मामलात हैं। फिर सबसे बड़ा जो इशू ये है कि आपको पता है कि जो टेलीविजन है बेसिकली, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके ऊपर जो लड़का परफॉर्म करता है वो पूरी दुनिया का एक आई बनता है। लोग उसके बारे में बात करने लग पड़ते हैं कि यार ये परफॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज फिर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि उसको मैं कहता हूँ लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। देखिए फाइनल आप करते हो या सेमीफाइनल्स करते हो अपनी जगह, आपने कोशिश की कि आप उसको ऑनलाइन अपना स्ट्रीम कर सको सारे मामलात, लेकिन आप इसको रेगुलर जितना करोगे उतना आपको टैलेंट यहाँ से मिलेगा, क्योंकि लोग बात करने लग पड़ते हैं। आपका पीजीएल अनफॉर्चुनेटली तो खत्म जरूर हो गया, लेकिन अंडर 19 के लड़के जो पाकिस्तान जूनियर लीग्स में परफॉर्म कर रहे थे, उनके लिए भी एक डोर स्टेप है यहाँ पर कि वो डिपार्टमेंट में आके परफॉर्म करें। लेकिन फिर मैं कहूंगा डिपार्टमेंट के आगे क्या होना है, क्योंकि डिपार्टमेंट इज अ बिग गेम। उसके बाद आपको लड़के को स्टेप बाय स्टेप, पाकिस्तान शहीन्स के टूर, अब इतने पाकिस्तान में आपकी टीमें आके खेल रही हैं, यहाँ पर कंसेक्यूटिवली क्रिकेट हो रही है। इसको तो क्रिकेट बोर्ड को तो एकदम यहाँ पर पाकिस्तान शाहीन का टूर रखना चाहिए कि अगर न्यूजीलैंड ने, आपको पता है इसके बाद T20 खेलने आना है। ठीक है। वैसे पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, फरवरी में शुरू होने जा रहा है। पीएसएल के इस एडिशन को किस तरह से देख रहे हैं? अच्छी क्रिकेट, अच्छी एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी लोगों को? जी जी, क्योंकि आपको पता है हम पिंडी वालों के लिए एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ज़्यादा मैचेस इस दफ़ा ऑर्गेनाइज है। लेकिन अच्छी बात है कि आपने डिफरेंट सिटीज़ के लिए भी इसको पाकिस्तान सुपर लीग को यहाँ पर लेके, आपको पता है मुल्तान में इसकी ओपनिंग हो रही है। अच्छी बात, क्योंकि मुल्तान एक बड़ा तारीखी ग्राउंड भी और जिस तरीके का एनर्जेटिक क्राउड वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो लेकिन स्लो एंड स्टडी, जैसे आपको पता है नजम सेठी साहब ने भी कहा कि हम लोग इनको एक्सपैंड कर रहे हैं अपने अगले साल जोन सर, हम कोशिश करेंगे हम 2 टीम्स इसमें और लेके आए, क्योंकि जितना आप देखें पूल क्रिकेटर्स का इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आ रहा है, तो ये प्रेशर जरूर है फ्रेंचाइजेस पे कि टीम आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आई गेस 430 प्लस प्लेयर्स ने इस दफा रजिस्टर किया था, जिसमें से ऑब्वियसली कुछ ही प्लेयर्स टीम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आपको इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा और सिटीज में भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। लेकिन मैं जरूर ये बात करना चाहूंगा, बलोचिस्तान की बात हो रही थी क्वेटा की, कि वहां पर एक एग्जीबिशन मैच जो सा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का खेला जाना है, ये जरूरी है। क्योंकि देखें जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्वेटा की टीम है, क्वेटा वालों में जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो एक ही बात करते हैं कि यार यहाँ पर एक एग्जीबिशन मैच है, आपकी टीम यहाँ पर है, ये हमारी टीम एक अपनाइत होती है आपकी, तो ये बहुत जरूरी होगा कि अगर वहां पर एक मैच हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से मुतालिक और जिक्र करेंगे ट्रांस फैट का। ट्रांस फैट केमिकल के जरिए निकाला गया सब्जियों का तेल होता है जो कि तैयार शुदा खानों में इस्तेमाल होता है ताकि वो खाने लंबे अरसे तक दुकानों में रखे जा सकें। ट्रांस फैट मसनूई तौर पर तैयार किया जाता है और इस अमल को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, जिसके बाद ये जो तेल है ठोस चिकनाई में तब्दील हो जाता है और ये चिकनाई तलने, बेक करने या फिर जो डब्बा बंद खाने होते हैं, तैयार शुदा केक होते हैं और जो हॉट चॉकलेट जैसी मशरूबात हैं, इनमें भी इस्तेमाल किया जाता है इनकी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए। फ्रांस में चर्बी में मौजूद केमिकल जब इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं, जो ट्रांस चर्बी है, तो हम देखते हैं कि जो दुरुस्त लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं और खुलिए अपना काम करना छोड़ देते हैं। इसके नतीजे में जिस्म का जो हार्मोनल और एंजाइम सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है और जिस्म में जहरीले मादे जमा हो जाते हैं और कई बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ जाता है। और ये इतनी ख़तरनाक है कि साल 2018 में आलमी इदारा सेहत ने मुज़र से ट्रांस फैटी एसिड का 2023 तक खात्मा करने का मुतालबा किया था, क्योंकि मसनूई चिकनाई के बायस हर साल 5 लाख अफराद कबल अज़ वक्त हलाक हो जाते हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शिफा अली ने, उनसे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे यहाँ हमने देखा है जो हम तमाम चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होती हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो कोई पैरामीटर्स नहीं है यहाँ पर, कोई अमलदारी नहीं है इस तरह की कि किन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, किन का नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। ट्रांस फैट जो है ये आलमी इदारा सेहत ने इसके ऊपर पहले से बहुत से FDA भी एक अमेरिका के एक अदारा है, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सा काम किया और उन्होंने इसको कहा है कि जितना कम ये डाइट में इस्तेमाल किया जाए, लेस देन 1% ऑफ टोटल फैट उन्होंने बताया, टोटल कैलोरीज का, उससे कम लेना चाहिए। इसके काफी मुज़रे सेहत चीजें होती हैं, उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एज फार एज आई रिमेंबर, कुछ अर्सा पहले पंजाब फूड अथॉरिटी ने
ये क्लेम किया था कि बहुत सी ऐसी चीजें जैसे बनस्पति घी खासतौर पे ट्रांस फैट कमर्शियली अगर हम देखें बनाया जाता है तो वो बैन होगा और वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मार्केट में अभी तक मौजूद है और मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आलमी इदारा सेहत की जानिब से कहा गया कि ट्रांस फैट्स जो है जहरीला केमिकल है, इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है, और इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं खाने की जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, जहरीला केमिकल से कहीं एक ये मैसेज आता है कि शायद इसको खाने से फौरन तबीयत खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है, उस तरह से जहर नहीं है, लेकिन ये क्रॉनिक बीमारियों का बायस बनता है, यानी इतनी ज्यादा इसकी खतरनाक उस लिहाज से तो जरूर है कि आपको ऐसी बीमारियों में मुब्तला करेगा कि आजकल में आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बुनियाद रख देगा बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि आपको शुगर की तरफ लेके जाएंगी, दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाएंगी, खून की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, जिगर के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना, ये सारी चीजों की तरफ लेके जा सकती है। और ये ऐसी चीजें कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी की क्वालिटी को मुतासर करती हैं और बर्बाद करती हैं। तो उस हवाले से ये अब किन चीजों में पाया जाता है? कमर्शियली प्रिपेयर्ड तो आपने जैसे खुद बताया कि बनस्पति घी का जब शुरू हुआ था, वो शुरू ही इस वजह से हुआ था कि ये शेल्फ लाइफ इसकी ज्यादा चीजों की हो जाती है और ये काफी देर तक स्टे कर जाती हैं। फिर इसके साथ पेस्ट्रीज खासतौर पर जो पैटीज मिलती हैं उसके अंदर उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आ जाता है, उस हवाले से यूज होना शुरू हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस पे तहकीक शुरू हुई तो पता चला कि भाई ये तो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है और उसका रेगुलर यूज, रोजाना इसका इस्तेमाल करना, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना और ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेना बहुत ही खतरनाक है। और अभी जो आपका ये सवाल कि किन चीजों में पाया जाता है, एक तो ये कि चलें जिसमें बनस्पति घी डला हुआ है, जैसे कि सारी बेकरी की अशिया उनमें ज्यादातर बनस्पति घी डलता है, बहुत से चावलों में, बाहर के खानों में बनस्पति घी डलता है। इसके अलावा फिर जब आप तेल को बहुत ज्यादा डीप फ्राई करते हैं और उसको रीफ्राई करते हैं और उसको बार बार यूज करते हैं, उसके अंदर भी ट्रांस फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत मुदर साबित हो सकते हैं। लेकिन इससे तो फिर यही बात समझ में आती है कि जो कुदरत की तरफ से खाने के खराब होने या ज़ाया होने का जो वक्त है उसे तब्दील नहीं करना चाहिए। जो फ्रेश अशिया का इस्तेमाल है वही बेहतरीन है, जो फ्रोजन फूड्स हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ जी, अगर उनमें जी बिल्कुल शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा उसकी अगर बढ़ाने की इन तरीकों से कोशिश की जा रही है, ऐसे तरीकों से, क्योंकि उसमें देखिए ना, अब WHO ने ही कहा कि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उन्होंने और भी बहुत सी चीजें बताई हैं कि जो कि इंसानी सेहत के लिए सेफ हैं, कि अगर आपने शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उस पर काम हो रहा है कि हमें बिल्कुल हम स्वीपिंग स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे सकते कि सारी ही चीजें जो प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे सारे कुछ FDA अप्रूव्ड, WHO अप्रूव्ड भी होते हैं, लेकिन ट्रांस फैट से बहरहाल उनका स्टांस पूरी दुनिया में है कि जी ये खतरनाक है, इनको नहीं यूज करना चाहिए, दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाएंगे, मोटापे की तरफ लेके जाएंगे और बहुत सी बीमारियों की बुनियाद रखेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहिबा जिस तरह से हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा जो ट्रेंड है वो खाबों का ट्रेंड है। जिस तरह से यहाँ ढाबे मौजूद हैं, अगर हम फ्राइड चिप्स की ही बात करें, कितनी बार उस तेल को रीफ्राई किया जाता है। अगर हम मछलियों की बात करें तो कितनी बार उसी तेल में से वो मछली निकलती है, वो भी कितना मुज़र सेहत है। ये बात बहुत ही एक तकलीफ में हमारा है कि सर्दियों के मौसम में खास तौर पे फ्राइड आइटम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है। मछली को भी पाकिस्तानियों ने सिर्फ सर्दी के मौसम तक लिमिट किया हुआ है और वो भी इसी तरह से धड़ाधड़ बिक रही है। आजकल आप देखें कि वो फ्राइड की शक्ल में रीयूज्ड ऑयल, और उसके अंदर एक तो चीज जो जब ऑयल को रीयूज किया जाता है उसके अंदर ट्रांस फैट पैदा होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर एक कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स जिसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जिससे वो आपको जल्दी बूढ़ा भी करते हैं, वो आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, यानी कि जिस्म में तोड़फोड़ का अमल, वो अब कहीं भी तोड़फोड़ हो सकती है, आंतों के आपके हाजमे के तेल को खराब कर सकते हैं, मैदे को खराब कर सकते हैं। तो वो ये रीफ्राइड ऑयल है, ये बहुत खतरनाक चीज है। डीप फ्राइंग और फ्राइज उसमें बन रहे हैं, समोसे हैं, रोल्स हैं, पता नहीं क्या कुछ आजकल, तले में नान मिल रहे हैं, समोसे बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट होते हैं, तो लोग उसको रोजाना खाते हैं। लोग नॉर्मल सी बात है, वो अपने जब दोपहर के लिए निकलेंगे तो वो रास्ते में से कोई ना कोई ऐसी तली हुई चीज जरूर खाएंगे और वो बाहर से लेके खाई होगी। बहुत सेहत के लिए खतरनाक है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जो कुछ इकसाम के गोश्त हैं या दूध से बनी मसनूआत में पाए जाने वाले जो कुदरती ट्रांस फैट्स हैं, उनको तो नुकसानदेह करार नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत सी दफा दूध के अंदर नेचुरल ट्रांस फैट ऐसे पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर CLA होता है, बल्कि इवन के वो इतने अच्छे हैं कि उसके इतने प्रोवाइड हो जाते हैं कि एट टाइम वो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में मिलते हैं बाजार में और वो काफी फायदेमंद होते हैं। इसी तरह बीफ के अंदर भी कुछ ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ गोश्त के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी कोई मुज़र सेहत चीज नहीं जोड़ी गई और वो सेहत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उल्टा फायदा ही पहुंचा सकते हैं। सो नेचुरल चीजें यस आर बेटर रादर देन इस तरह से जो बनाई गई हैं।
कमर्शियली प्रिपेयर्ड है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिफा अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और हमें बताती है कि ट्रांस फैट से हमें किस तरह से बचना है। आगे बढ़ते हैं और आपकी सैर करवाते हैं दुनिया के ऐसे मुनफरिद होटल की जहां पर आप बैक वक्त 2 ममालिक में सो सकते हैं और उठ सकते हैं। रिपोर्ट मुलाजा कीजिए। अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप बैक वक्त 2 मुल्कों में मौजूद हो, तो जनाब दुनिया में एक ऐसा होटल मौजूद है जहां बैक वक्त दोनों मुल्कों में मौजूद होते हुए सो सकते हैं। अगर आप बैक वक्त दोनों मुल्कों में कयाम करना चाहते हैं तो आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरहदी इलाके में कायम होटल अरबीज पर जाना होगा। ये होटल एक ऐसी मुनफरिद जगह पर कायम है जिसके अंदर से ही फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरहदें गुजरती हैं। इसी वजह से ये दुनिया का वाहिद होटल है जो एक साथ दोनों ममालिक में वाक़ है। इस होटल के कुछ कमरे ऐसे हैं कि इसका आधा हिस्सा फ्रांस और आधा स्विट्जरलैंड में है। इसी वजह से अगर मेहमान इन कमरों में सोए तो उनका सर स्विट्जरलैंड और टांगे फ्रांस में होती हैं। यहाँ ये बात सच साबित हो गई कि इस होटल में कयाम करने वाला मेहमान बैक वक्त दोनों मुल्कों में नींद पूरी कर सकता है। 2 मुल्कों की सरहद पर कायम होने की वजह से इस होटल में फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों की करेंसी काबिल कबूल है, जबकि होटल के दोनों मुल्कों के लिए अलग अलग फोन नंबर हैं। इसके अलावा होटल इंतजामिया की जानिब से फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों जगह टैक्स अदा किया जाता है। आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि इस होटल के फ्रांसीसी हिस्से में फ्रांसीसी खाने जबकि स्विट्जरलैंड वाले हिस्से में स्विस खाने ही पेश किए जाते हैं। इस होटल में दोनों मुल्कों की निशानदेही करने के लिए फ्रांसीसी और स्विस झंडे भी लगाए गए हैं ताकि मेहमानों को अंदाजा हो सके कि वो होटल में रहते हुए किस मुल्क में मौजूद हैं। इस होटल के मुनफरिद मकाम की वजह 1862 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड के दरमियान होने वाला एक नया सरहदी मुआहिदा है जिसे ट्रीटी ऑफ डेप्थ कहा जाता है। इस मुआहिदे का रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।